अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Am I audible? Can you hear me? Okay, great. Welcome back. So हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था गालिबन। वी डिस्कस्ड वैल्यू चेन, राइट? हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर पे लास्ट वीक बात का आगाज किया था और वैल्यू चेन। अच्छा, हमने वैल्यू चेन की जी जी मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। हमने हमने वैल्यू चेन की प्रैक्टिस की थी, या जस्ट हमने अभी मॉडल पढ़ा था वैल्यू चेन का? इफ आई रिमेम्बर, जस्ट प्लीज गिव मी अ क्विक मेमोरी रिकॉल। जस्ट फॉरगॉट हम कहाँ पहुंचे थे। हाँ, वैल्यू चेन की प्रैक्टिस करनी है, राइट? हमने वैल्यू चेन का मॉडल पढ़ लिया था, तो वी विल स्टार्ट विद अ कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वैल्यू चेन। एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, फिर कुछ आपको होम असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ टास्क दूंगा जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम अपना फोर्थ चैप्टर कंक्लूड करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। फिफ्थ चैप्टर का आज हम माइंड मैप डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी आर राइट ऑन द ट्रैक। We discussed that internal analysis और capability analysis भी कहा जाता है इसको। इंटरनल एनालिसिस या कैपेबिलिटी एनालिसिस जो है, दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद दिस पिरामिड जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। और यही पिरामिड है जो पूरे का पूरा आपका किसी भी इदारे का इंटरनल एनालिसिस कंप्लीट करने में मदद करता है या कैपेबिलिटी एनालिसिस में आपकी हेल्प करता है। तो वी टॉक्ड अबाउट दिस पिरामिड और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले रिसोर्सेज होते हैं, उससे कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड होती है, फिर आप वैल्यू चेन अपनी एस्टैब्लिश करते हैं, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं, एंड देन यू अल्टीमेटली अचीव योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू चेन। अभी रिसेंटली पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपकी स्टडी टेक्स्ट का हिस्सा भी है। ये क्वेश्चन अपेयर हुआ था गालिबन समर 21 में। ये क्वेश्चन प्रॉबेबली समर 21 में अपेयर हुआ था, एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी ग्रिड एज चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। सो लेट मी पुल दिस क्वेश्चन अप। पहला ही सवाल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लिस्ट में। हियर इट इज। ये क्वेश्चन है जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया था पेपर में गालिबन 12 नंबर का, जिसमें आपने प्राइमरी वैल्यू चेन का एनालिसिस करना था और उसके साथ साथ आपने सजेशंस देनी थी। तो स्टार कॉफी एक यूएसए बेस्ड चेन है हाई एंड कैफेज की, जिसके 63 स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेज हैं, मोस्टली कमर्शियल एरिया ऑफ द कंट्री के अंदर। स्टार कॉफी स्टार बक्स के बेसिकली उन्होंने इमिटेट किया। तो स्टार कॉफी एक हाई एंड चेन है जिसमें आपके स्टेट ऑफ द आर्ट 63 आउटलेट्स हैं। और हर साल अक्टूबर में, एवरी ईयर इन अक्टूबर, स्टार कैफे जो है वो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो कॉफी चेरीज हैं वो ऑर्डर करता है फ्रॉम सेवरल ग्रोवर्स इन ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला माइट बी एन एग्रीकल्चरल कंट्री जहाँ पे वो चेरीज ऑर्डर करते हैं। और a place that is well known for its coffee industry and offer benefits of labor arbitrage. अच्छा, along with the payment for cherries, Star Coffee pays the growers to book premium shipping agents. वो कॉफी ग्रोवर्स को प्रीमियम शिपिंग एजेंट्स बुक करने के लिए भी पैसे देते हैं ताकि फ्रेश चेरीज जो हैं स्टार कॉफी के वेयर हाउस पे डिलीवर हो जाए अमेरिका में। ठीक है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये आप रॉ मटेरियल जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं और उसको ऑल द वे ट्रांसपोर्ट करके अपने वेयर हाउस तक लेके आ रहे हैं। तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटीज है। एवरीथिंग हियर इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे सब कुछ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ रहा है। अच्छा जी, जब शिपमेंट आ जाती है तो स्टार कॉफी के जो वर्कर्स हैं वो क्वालिटी चेक रन करते हैं, एंड दे कीप ओनली बेस्ट क्वालिटी चेरीज एंड रिटर्न द रेस्ट बैक टू द ग्रोवर्स। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। तो देखें, इतनी एक तो प्रीमियम शिपिंग एजेंट्स बुक किए हुए हैं, उसके बाद आपकी ऑल टुगेदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर जब आप क्वालिटी चेक रन करते हैं अपने वेयर हाउस पे, so and you ship back the cherries which are of poor quality, so that would be a lot of cost for the firms to bear. तो इसका बेहतर तरीका ये हो सकता है कि फिर आप जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, एट द प्रीमिसेस वहीं पे आप उसे इंस्पेक्ट करें।
लाइक इंस्टेड ऑफ कि आप कॉफी रिसीव कर लें ऑल द वे अपने वेयर हाउस में अमेरिका में, व्हाई नॉट टू सेंड अ पर्सन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड वो वहां जाके क्वालिटी चेक करे, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, नंबर वन। तो ये अब ये एक सजेशन है जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आपने दी है, ये एक सजेशन है जो आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में दी है। अच्छा, स्टार कैफे जो है वो चेरीज को वेल मेंटेन्ड लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर करता है to ensure that they stay fresh as long as possible and are carefully sent to the cafes when required। चेरीज जो है वो कैफे को भेज देते हैं, कैफेज के पास अब ये ऑपरेशंस आ गए, और यहाँ से अब ऑपरेशंस की कहानी स्टार्ट होगी। कैफेज के पास रोस्टर्स हैं और ग्राइंडर्स हैं, कैफेज के पास रोस्टर्स हैं और ग्राइंडर्स हैं, ठीक है। रोस्टिंग प्रोसेस जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे आप चेरीज को कन्वर्ट करते हैं कॉफी बीन्स के अंदर। तो रोस्टिंग प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू विच कॉफी चेरीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉफी बीन्स, ठीक है। तो एज सून एज चेरीज अराइव एट द कैफे दे आर चेक्ड फॉर फ्रेशनेस एंड रोस्टेड इनटू कॉफी बीन्स, और कॉफी बीन्स जो है इनकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है। तो व्हाई कांट दे जस्ट कन्वर्ट द कॉफी चेरीज इनटू कॉफी बीन्स इन द वेयर हाउस, क्योंकि उनकी तो शेल्फ लाइफ लॉन्ग है, और वो चेरीज की बजाय कॉफी बीन्स क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट करते कैफेज को, इससे फ्रेशनेस भी बरकरार रहेगी कॉफी चेरीज की, और वेयर हाउस पे जैसे ही कॉफी चेरीज आएंगी आप इंस्टेंटली उसको ग्राइंड अपना रोस्ट करके उसे कॉफी बीन्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इनकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है और ये स्मॉल स्टोर्स में कैफेज में रखी जाती है। टू ब्रिंग जस्ट द राइट फ्लेवर, सही फ्लेवर के लिए फिर कॉफी बीन्स को ग्राइंडर क्रश करते हैं राइटली व्हेन द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। यानी ग्राइंडिंग का ऑपरेशन कैफे में रखें और रोस्टिंग का ऑपरेशन वेयर हाउस में रखें। Isn't it make more sense? क्या ख्याल है? Doesn't it make more sense? क्या ख्याल है आपका? ये सेंस बनती है ना? That they should keep the process of roasting at the warehouse and they should grind the coffee, क्योंकि ग्राइंडिंग सिर्फ तब करनी है जब कॉफी का कप कस्टमर ने आके डिमांड करना है। जब कस्टमर कॉफी का कप डिमांड करेगा तभी ग्राइंडिंग करेंगे ना, राइट। तो ये ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट दे दिया आपने, दिस इज द इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेशन। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। स्टार कॉफी टेक्स प्राइड इन इट्स प्रोप्राइटरी क्वालिटी कंट्रोल, roasting and grinding processes and markets them. Now this is marketing and sales. Market them by putting imprints on cup, placing attractive poster on cafe walls and by word of mouth. तो मार्केटिंग इनकी बड़ी महदूद है, ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, ये मैस मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। मार्केटिंग में आप बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऑफर दे सकते हैं। तो मार्केटिंग में आगे जाके आप पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे मार्केटिंग का। तो जब आप मार्केटिंग का चैप्टर भी पढ़ चुके होंगे तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन को जिसमें मार्केटिंग का जिक्र होगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होगा जिसकी बेस पे आप तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, यहाँ पे मैस मार्केटिंग की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अच्छा, आगे आती है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। स्टार कॉफी इज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस एट द कैफे। They only hire experienced staff and maintain cafe in immaculate condition. ये सारी सर्विसेज हैं। They have incredible loyalty program and provide free use of Wi-Fi, newspaper and magazines. अच्छा जी, और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जांपल दे कैन हैव some home, let's say call center operations for the customer to record their feedback. They can have some customer services department to take the feedback from the customer based on their experience in the cafe. They can offer membership cards, yes, loyalty programs तो हैं, membership card इशू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट कार्ड इशू कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये दे सकते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज, राइट, एग्जैक्टली। अब डिस्काउंट ऑन बंडल परचेज विल गो इन मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में जाएगा, दैट विल गो इन मार्केटिंग। मेंबरशिप कार्ड कैन बी आफ्टर सेल, कि वो अब आप कस्टमर से आपका ताल्लुक बढ़ गया है, ठीक है ना। तो बल्क डिस्काउंट जो है दैट माइट बी अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, एक्चुअली इट माइट नॉट बी आफ्टर सेल्स सर्विस, ओके। जब आप बल्क डिस्काउंट देते हैं तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स। अच्छा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स रह गया। अब चूंकि स्टार कैफे जो है इसके 63 स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेज हैं, यही इसका आउटबाउंड है। अच्छा, आउटबाउंड में सजेशन क्या दे सकते हैं? दैट दे कैन स्टार्ट ऑफरिंग ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ कॉफी, फ्रेश कॉफी जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कॉफी के कियोस्क हो, या कोई जिस तरह ये कॉफी के ट्रक्स नहीं होते जो डिफरेंट लोकेलिटीज में जाके डिलीवर करते हैं, जिस तरह फूड ट्रक्स होते हैं, तो इस तरह की ऑफर, ठीक है, तो इस तरह की जो ऑफर होती है वो आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइक दे कैन डू समथिंग। फहद, हमने वैल्यू चेन का टॉपिक लास्ट वीक कवर किया था, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है हमने। सो जस्ट start with the discussion and then we can talk about some other question as well.
हाँ, ये पोर्टेबल कॉफी कैफे ऑफर कर सकते हैं टू डिलीवर द कॉफी एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के डोर स्टेप पे कॉफी ऑफर करती है, सारी आउटबाउंड की। तो अब आप देखें कितना क्लियरली इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, और उतनी ही क्लियरली सजेशंस उभर के आ रही हैं। तो स्टार कैफे की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? रिसीविंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग इनपुट, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, सॉरी नॉट दिस दिस क्वेश्चन, वेयर इज स्टार कैफे? हाँ 4.3 है, सॉरी नॉट 4.1, इट इज 4.3। सो ये है स्टार कैफे। चेरीज ग्वाटेमाला से लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी चेरीज जो है वो उससे परफेक्ट कप ऑफ कॉफी बनाते हैं, ग्रोवर को पे करते हैं। जब आप उसकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का पहले एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले आप सारी प्राइमरी एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे, फिर पार्ट बी में आप रिकमेंडेशंस देंगे। तो चूंकि दो अलग अलग पार्ट से अगर एक ही पार्ट में पूछा जाता तो फिर आप एक्टिविटी को बता के फौरन साथ ही रिकमेंडेशन दे देते। लेकिन चूंकि दो अलग अलग पार्ट्स में सवाल पुट किया गया है, तो फिर आप डेफिनेटली रिकमेंडेशन जो है वो अलग देंगे। इंस्टेड ऑफ शिपिंग द चेरीज टू यूएस ओनली टू बी रिटर्न बैक टू ग्वाटेमाला आफ्टर चेक ऑफ क्वालिटी, दे शुड चेक द क्वालिटी बिफोर बाइंग द चेरीज। ठीक है ना? इससे क्या होगा? शिपिंग कॉस्ट बचेगी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग सेवरल ग्रोवर्स टू अरेंज देयर सेपरेट शिपिंग एजेंट्स, दे शुड सिलेक्ट एंड हायर देयर ओन शिपिंग एजेंट। इससे भी उनकी कॉस्ट बचेगी, डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगी। रोस्टिंग शुड बी डन सेंट्रली एट द वेयर हाउस, जैसे अभी हमने बात की। ठीक है, इससे क्या होगा? स्टाफ की जो ट्रेनिंग है, रोस्टिंग क्योंकि प्रोसेस जरा कॉम्प्लेक्स है, तो बेहतर ट्रेनिंग हो जाएगी स्टाफ की। हाई मेंटेनेंस स्टोरिंग आपके पास फैसिलिटी है वेयर हाउस में, वहां पे स्टोर करेंगे। और चूंकि कॉफी बीन्स की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, कॉफी बीन्स की शेल्फ लाइफ थोड़ी लंबी होती है, तो फ्रेशनेस का इशू भी नहीं आएगा, और कॉफी जो बीन्स है उनके खराब होने का प्रॉब्लम भी डेवलप नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरियस डायमेंशंस, वेरियस कंपोनेंट्स इन विच द कंपनी कैन मेक एन एफर्ट टू improve their primary value chain. ओके, सो ये आपका होमवर्क है 4.1, ये आप करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सपोर्ट टूल्स का, ये एक्चुअली एक एसीसीए के पास पेपर का सवाल है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू वन ऑफ द पास पेपर्स इन एसीसीए। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कंपनी जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए मोबिलिटी स्कूटर्स और होम एक्सेसरीज बनाती है। तो उसकी वैल्यू चेन का एनालिसिस करना है आपने, तो इट इज रिकमेंडेड। ये आपका एक होमवर्क है जिसे आप कल तक कंप्लीट करेंगे, और मेरा फीडबैक अगर आपको चाहिए तो अब मैं ऐसे आपको अपना फीडबैक भी दे दूंगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वैल्यू चेन के आपकी किताब में, जो कि डिस्कस किए जा रहे हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, एंड दैट इज शॉर्ट। तो वैल्यू चेन के बाद अच्छा आखिरी टॉपिक है ये वैल्यू क्रिएशन। सिर्फ पढ़ लें, इसकी सिर्फ रीडिंग कर लें। वैल्यू क्रिएशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी सिर्फ रीडिंग कर लीजिए। जस्ट रीड दिस टॉपिक। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरह वैल्यू क्रिएट करने से इदारा अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है। तो वैल्यू बेसिकली तीन किस्म की स्ट्रेटजीज में आपकी हेल्प करती है। एक होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वेयर यू एक्चुअली क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर थ्रू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, थ्रू टाइमली डिलीवरी टू द कस्टमर, थ्रू आफ्टर सेल सर्विसेज। जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा? जब कस्टमर को वैल्यू मिलेगी तो कस्टमर लॉयल्टी शो करेगा, कस्टमर आपसे बार बार परचेज करेगा, जिससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आउटकम क्या आएगा? प्रॉफिट्स का। नाउ दिस higher profitability will help you improve your financial strategy, means that you will create better value for the shareholders. आप शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बेहतर करेंगे, आप शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न देंगे। जब आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न देंगे तो शेयर होल्डर्स आपको पैसा देंगे, दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेहतर होगी, एंड यू विल क्रिएट वैल्यू फॉर द फ्यूचर, हाउ यू विल प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस, एंड अगेन यू विल इंप्रूव योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, ये एक ना खत्म होने वाला लूप है जो चल पड़ता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं, जो इन रिटर्न आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है। खैर इसकी सिर्फ रीडिंग कर लें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर सवाल आएगा तो नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक मिस करें, इस पे आगे जाके बात करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज पे। ये टॉपिक अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, इस पे आगे जाकर डिस्कशन होगी, so we will just skip it. Jumping towards the last topic of fourth chapter, that is SWOT analysis. तो फोर्थ चैप्टर में आपके पास प्राइमरीली दो मॉडल हैं, SWOT और वैल्यू चेन। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
रिसोर्सेज क्या होते हैं? यूनिक रिसोर्सेज, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। कॉम्पिटेंस क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंस, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा ये चैप्टर जो है ये दो मेन मॉडल्स पे बिल्ट है। इसके अंदर दो मेन मॉडल्स हैं, एक स्वॉट है और एक वैल्यू चेन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ ऑफ दीज मॉडल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स टॉक अबाउट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट जब भी आया है पेपर में, जब भी आएगा पेपर में, सिनेरियो आएगा। स्वॉट एनालिसिस जब भी पेपर में आएगा, बिकॉज इट इज नो मोर पार्ट ऑफ आवर स्टडी टेक्स्ट। और कंपैरेटिव एडवांटेज पहले रेपिटेटिव होता था फोर्थ चैप्टर में, ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है एक्चुअली। अब ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू सॉर्ट एनालिसिस आफ्टर वैल्यू चेन, लाइक यू कैन सी दिस हियर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये अगले चैप्टर में कवर होगा, फिफ्थ चैप्टर में, कैपेबिलिटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। इसलिए इसको मैं यहाँ से स्किप करा रहा हूँ क्योंकि ये रेपिटेशन है। फिफ्थ चैप्टर में इससे हम तफसीली बात करेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग जस्ट स्किप इट, ठीक है? डोंट वरी, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। ये फिफ्थ चैप्टर में आएगा, कवर होगा, ठीक है? छोड़ेंगे कुछ नहीं हम इंशाल्लाह। कंटेंट में हमारा कोई भी पार्ट पोर्शन, कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। कवर हमने सारा कुछ करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू चिप द राइट टॉपिक इन द राइट पोजीशन। अच्छा जी, सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का अल्टीमेट आउटकम होता है शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का अल्टीमेट आउटकम होता है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस के अंदर दो चीजें होती हैं। शॉर्ट एनालिसिस में देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, strengths, weaknesses, opportunities and threats। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है ये एनवायरनमेंट से आते हैं, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, मैक्रो एनवायरनमेंट एंड कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो होती हैं ये इंटरनल होती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया फोर्थ चैप्टर में, आपके रिसोर्सेज और आपकी कॉम्पिटेंस से आती है। तभी शॉर्ट को स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का टूल कहा जाता है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस को शॉर्ट एनालिसिस कहा जाता है। Opportunities and threats relate to the external environment of the business, and strengths and weaknesses relate to the internal environment of the business. Strengths and weaknesses are controllable factors जो एक इदारा खुद कंट्रोल करता है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं ये इदारे के कंट्रोल से बाहर होती हैं, इनको इदारा कंट्रोल नहीं कर सकता। So something that cannot be controlled belongs to the environment. For example, political factor आपके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमिकल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, सोशल फैक्टर कस्टमर की नीड्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में है, आपकी कॉस्ट आपके कंट्रोल में है, आपका लेबर टर्नओवर रेट आपके कंट्रोल में है। जो चीजें इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोलेबल होती हैं, और जो चीजें एक्सटर्नल टू एंटिटी हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। समथिंग दैट इज विद इन द एंटिटी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोलेबल, एंड समथिंग दैट फॉल्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज अनकंट्रोलेबल। इसीलिए फिर हम इसे, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया थ्रू पेस्टर एनालिसिस। लेबर टर्नओवर, बेटा टर्नओवर रेट, आप लेबर को हाई सैलरी दें, आप लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर करें, लेबर क्यों नौकरी छोड़ेगी? लेबर टर्नओवर की बात की मैंने। लेबर टर्नओवर रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन इम्प्रूव द फैसिलिटीज फॉर लेबर, देन व्हाई पीपल विल लीव। तो जो चीज आप कंट्रोल करते हैं, या जिस चीज को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, दैट कैन बी ईदर अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस। और जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिकल फैक्टर से आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्री का जीडीपी ऊपर जा रहा है, कंट्री के अंदर जो ग्रोथ है, डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है, इसमें आपका कोई अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है? यू डू नॉट क्रिएट द डिमांड, डिमांड एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, और डिमांड इज जनरेटेड बाय द कस्टमर। इसी तरह हमने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की बात की। अब स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको उसके मुताबिक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। इसी तरह हमने लाइफ साइकिल मॉडल की बात की। अब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल जिस फेज से गुजर रही है वो आपके बस से बाहर है, ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होती हैं ये हमेशा, ये देखें, ये इस यहाँ पे पूरा सेकंड और थर्ड चैप्टर कवर कर दिया, तीनों मॉडल का जिक्र आ गया, 5 फोर्सेस का भी जिक्र आ गया, लाइफ साइकिल का भी जिक्र आ गया, और पेस्टर का भी जिक्र आ गया। खैर इसको आपने समझना है सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट पेपर में जब भी आएगा, और जब भी आया है इसके ऊपर सिनेरियो ही आएगा। एग्जामिनर विल ऑलवेज आस्क अ सिनेरियो ऑन शॉर्ट, इट विल नेवर बी अ चांस कि शॉर्ट पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। इंटरनल जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं ये आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बारे में आगाह करते हैं। इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं दे इन्फॉर्म यू अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस,
इसके लिए हमें अपने रिसोर्स और कॉम्पिटेंस को असेस करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस आर इंटरनल, so they will contribute to the firm's strengths and the firm's weakness. ये इंटरनल है तो ये एक इदारे की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए फिर हम सबसे पहले रिसोर्स ऑडिट कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक रिसोर्स ऑडिट कंडक्ट करते हैं टू इवैल्यूएट द नेचर एंड द टाइप ऑफ रिसोर्सेज द फर्म हैज, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके रिसोर्सेज से ही पैदा होती है। रिमेंबर दिस फैक्ट, अल्टीमेटली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो आपके रिसोर्सेज से ही जन्म लेती हैं, आपके रिसोर्सेज से ही पैदा होती हैं। तो आप इंटरनल एनालिसिस और रिसोर्स एनालिसिस के लिए आप किस किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं? यू मे यूज वैल्यू चेन इस्तेमाल करते हैं। यू मे यूज कैपेबिलिटी प्रोफाइल खैर हम बनाएंगे तो नहीं, फ्रॉड एनालिसिस में हम बात करेंगे, लेकिन कैपेबिलिटी प्रोफाइल भी एक टूल है जो कंपनी इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड द वे दे आर गोइंग टू यूज देयर कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉइट सम अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट की किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए किस किस्म के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम कंडक्ट करते हैं रिसोर्स ऑडिट। So resource audit is a framework that allows organization to evaluate the nature of their resources and understand what type of resources they have and how these resources can be utilized. मतलब रिसोर्स ऑडिट में प्राइम पर्पस क्या होता है? सिर्फ अपने रिसोर्सेज को इवेलुएट करना। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज किस किस्म के होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इनमें ये अगेन ये सिर्फ रीडिंग है, सिर्फ पढ़ना है आपने, रिसोर्स ऑडिट पे सवाल नहीं आने लगा आपको पेपर में, सिर्फ रीडिंग है कि किस किस्म के डायमेंशंस इवैल्यूएट करते हैं रिसोर्स ऑडिट करते हुए। व्हाट टाइप ऑफ डायमेंशंस वी इवैल्यूएट? फॉर एग्जांपल साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका साइज क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, एफिशिएंसी क्या है वर्कफोर्स की। अब देखें यहीं से पता लगेगा कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वर्कफोर्स एफिशिएंट है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर आपकी वर्कफोर्स इनएफिशिएंट है तो ये आपकी वीकनेस है। अगर आपका लेबर टर्नओवर रेट हाई है तो ये वीकनेस है, अगर लेबर टर्नओवर रेट लो है, वेस्टेज लो है, तो ये स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं तो ये स्ट्रेंथ है, और अगर आपके एम्प्लॉइज हैं वो स्किल्ड नहीं है तो वीकनेस है। अगर आपकी लेबर कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं है तो वीकनेस है, अगर आपकी लेबर कॉस्ट कंट्रोलेबल है तो ये स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली resources will give you and will make you understand that whether something is a strength or is it a weakness. क्या कोई चीज आपकी स्ट्रेंथ है या वो चीज आपकी वीकनेस है, ये आपके रिसोर्सेज ही आपको बताएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, साइज ऑफ मैनेजमेंट टीम, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, स्किल्स ऑफ मैनेजर। इसी तरह रॉ मटेरियल है। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, अक्सर इदारे इसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस बन जाती है। अब अच्छा फिर स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपके पास कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो स्कार्स है और उसकी सिर्फ एक्सेस आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, तो दैट वुड मेक इट अ स्ट्रेंथ, इससे ये स्ट्रेंथ बन जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में आपको ना? तो बेसिकली जी मैंने 4 चैप्टर के मार्क नोट्स में कर दूंगा शेयर, मैं अगर नहीं किया तो अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद, आई शेयर आफ्टर द क्लास, मैं कर देता हूँ क्लास के बाद। हाँ, अगर किसी इदारे की मोनोपोली है इन एक्सेस टू अ सर्टेन पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मोनोपोली का होना भी तो एक स्ट्रेंथ है ना। अगर एक इदारे की मोनोपोली है किसी इंडस्ट्री के अंदर तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। बेसिकली मोनोपोली का मतलब ये नहीं होता कि कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आपका शेयर हाईएस्ट है। ठीक है, और लिमिटेड कंपटीशन, राइट। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली रिसोर्सेज की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल नए हैं, इफ यू हैव न्यू नॉन करंट एसेट्स, so that is going to be a strength. But if your non-current assets are quite old, they need replacement, they are now fully depreciated, book value जो है उनकी जीरो हो चुकी है, so they might be your weakness. इसी तरह intangible resources हैं आपके, ब्रांड नेम बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक इदारे की, गुडविल बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, रेप्यूट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, राइट। तो रिसोर्स ऑडिट करते हुए हमें बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के इन तमाम डायमेंशंस को इवैल्यूएट करना होता है while we are conducting a resource audit. इस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अब फॉर एग्जांपल कैपिटल के सोर्सेज क्या है, एक एंटिटी के पास पैसा कहाँ से आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ न्यू कैपिटल। अगर शेयर होल्डर इक्विटी स्ट्रांग है तो ये स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट नहीं है तो ये वीकनेस है। इसी तरह इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स, आपके इंटरनल कंट्रोल्स कितने मजबूत हैं या कितने वीक हैं। तो ये एक लंबी सारी इसमें लिस्ट है, ये लिस्ट आपने याद नहीं करनी, अगेन आई एम सेइंग दैट, लेकिन इस लिस्ट को आप यूज जरूर करेंगे किसी भी गिवन सिनेरियो में, ये डिबेट करते हुए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तो जब आप रिसोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर कंडक्टिंग रिसोर्स एनालिसिस, तो यही मैट्रिक्स और यही जो
लिस्ट है ये आपको इन्फॉर्म करती है दैट वेदर समथिंग इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस। तो रिसोर्स इवैल्यूएट, अब जब आप इन तमाम में रिसोर्सेज को स्क्रीन कर लेते हैं, फिर आप एक वायरो फ्रेमवर्क अप्लाई करके रिसोर्स एनालिसिस करते हैं या रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं। इसे कहते हैं वायरो, वैल्यू, इमिटेबिलिटी, रेरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स आपके स्ट्रेंथ बनते हैं जब वायरो को क्वालिफाई करते हैं। रिमेंबर दैट resources will become a strength when they will qualify वायरो फ्रेमवर्क। रिसोर्स आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे when they will qualify वायरो फ्रेमवर्क। वैल्यूएबल है, यानी रिसोर्स जो है ये कंपैटिटिव एडवांटेज देता है आपको, यूनिक है और कोर कॉम्पिटेंस के थ्रू आपको कंपैटिटिव एज देता है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। नॉन इमिटेबिलिटी, इमिटेबल नहीं है, उसे कॉपी करना मुश्किल है, उसे कॉस्टली है कॉपी करना। तो इमिटेबिलिटी डिटरमिन्स द एबिलिटी ऑफ द कंपैटिटर्स टू कॉपी अ रिसोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट वीक भी, एक कंपनी के पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है जिसके ऊपर कंपनी कोई बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, राइट। अच्छा, अब ये एक यूनिक रिसोर्स तो है लेकिन ये इमिटेबल रिसोर्स है, ये इमिटेट हो सकता है। कोई कंपैटिटर सेम मशीनरी इंपोर्ट कर ले और वो भी सेम क्वालिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, तो दैट वुड मेक इट एन इमिटेबल रिसोर्स। इसी तरह रेरिटी, रेयर, रेयर मीन्स के किसी और के पास वो रिसोर्स नहीं है। रेरिटी कहते हैं स्कार्सिटी को। टिपिकली रेरिटी जो है ये एक्सेस टू रॉ मटेरियल या कोई लोकेशन रेयर होती है आपकी, या जो आपकी लोकेशन है वो किसी और की नहीं है, तो लोकेशन एक रेयर रिसोर्स है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन, क्या रिसोर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्या रिसोर्स इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया गया है, वेस्टेज तो नहीं है, क्या इदारा उस रिसोर्स को अपने बेस्ट एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें आपकी बेसिकली इसे कहते हैं वायरो, वैल्यूएबल, इमिटेबल, रेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं। हाँ, रेरिटी एंड इमिटेबिलिटी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर एक रिसोर्स रेयर होगा तो चांसेस है कि उसकी इमिटेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा, बाज दफा इट इज पॉसिबल कि एक रिसोर्स रेयर तो है लेकिन इमिटेबल है, रेयर तो है लेकिन इमिटेबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन रेरिटी और नॉन इमिटेबिलिटी कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर एक रिसोर्स रेयर है तो चांसेस आर देयर कि वो नॉन इमिटेबल होगा, या अगर एक रिसोर्स नॉन इमिटेबल है तो चांसेस आर देयर कि वो रेयर होगा, ठीक है। तो चांसेस आर देयर कि वो रिसोर्स जो है वो रेयर होगा। तो इमिटेबिलिटी और रेरिटी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स हैं। नहीं, वायरो पे भी सवाल नहीं आ सकता, सवाल आएगा तो स्पॉट पे आएगा, वायरो पे भी नहीं आ सकता। मुश्किल है, हाँ सिनेरियो ऐसे बन सकता है कि सिचुएशन दीजिए, कहा जाए बताएं जी वायरो फ्रेमवर्क अप्लाई करके बताएं वैल्यूएबल, इमिटेबल, रेरिटी, माइट भी, लेकिन कभी आया नहीं है आज तक। इट्स बीन लॉन्ग, लाइक 2016 से ऑनवर्ड ये पेपर टेस्ट हो रहा है, बीएमएस एंड नाउ एसपीएम। इस पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है एग्जामिनर ने, एंड आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि इस पे एग्जामिनर सवाल कभी करेगा। तो SWOT एनालिसिस बेसिकली इज मेजर्ड इन अ क्रूसीफॉर्म, इसे आप एक क्रूसीफॉर्म में इवेलुएट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये सेम एग्जांपल आपको याद होगा, आपने बीएमबीएस के अंदर भी पढ़ी थी, ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है बीएमबीएस वाली। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का SWOT आपके सामने करके दिया गया, यू आर गिवन अ SWOT ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप गौर से देखें तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी स्ट्रेंथ सारे कंट्रोलेबल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज है उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वो जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, वीकनेस वो जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। स्ट्रेंथ वो होती है जो आपके जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और वीकनेस वो होती है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है आपके ऑब्जेक्टिव को। अब हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स, ये स्ट्रेंथ है आपकी। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, ये भी स्ट्रेंथ है। पेटेंट फ्रॉम 6 प्रोडक्ट्स, ये भी स्ट्रेंथ है, आपके पास 6 प्रोडक्ट्स के पेटेंट राइट्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। हाई प्रॉफिट मार्जिन, ये भी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है? स्लो प्रोग्रेस इन रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट बड़े स्लोली डेवलप होते हैं। पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च तो कर लेते हैं लेकिन उससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बड़ी पुअर है, ये भी अब एक वीकनेस है, क्योंकि कंट्रोलेबल है। देखें ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके आए, स्पीडी करें काम को। लेबर टर्नओवर रेट बढ़ गया है, ये भी कंट्रोलेबल फैक्टर है। आप अपनी लेबर को ज्यादा सैलरीज दें, बेहतर फैसिलिटीज दें, तो लेबर क्यों काम नहीं करेगी आपके लिए बेहतर। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या है? मार्केट में ग्रोथ है, डिमांड बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और बहुत सारी डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज अभी एक्सप्लोर होनी बाकी हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
अच्छा, थ्रेट्स क्या है? दो मेजर कंपेटिटर्स मर्ज हो गए हैं, दैट वुड ऐड इनटू कंपटीशन। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा दी हैं। सॉरी, सॉरी। सो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा दी हैं जी। इसी देखें, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये पेस्टल और 5 फोर्सेस से आ रहे हैं। ये कंपटीशन है, 5 फोर्सेस है, और ये पेस्टल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, राइट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्वॉट एनालिसिस हमेशा एक केस स्टडी क्वेश्चन पे करने को कहा जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। मोस्ट रिसेंटली एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चंस पुट किए हैं स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। एक मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर में आया इन सवाल आया पेपर में विंटर 2018, विंटर 2018 में सिटी एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन था पेपर का। 8 नंबर का सवाल था, शॉर्ट एनालिसिस करना था, 8 मार्क्स क्वेश्चन। 8 मार्क्स क्वेश्चन मीन्स के कम से कम 2 स्ट्रेंथ्स बतानी है, कम से कम 2 वीकनेसेस बतानी है, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम। ज्यादा भी बता सकते हैं लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। तो मार्क्स को ना फौरन डिवाइड कर लिया करें रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो उससे फौरन पता लग जाता है कि अच्छा क्या रिक्वायरमेंट है। अब शॉर्ट के 4 पार्ट्स हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, और 8 नंबर का सवाल है। तो इट मीन के कम से कम 2-2 पॉइंट हर एक में आएंगे, तो 8 नंबर का सवाल पूरा होगा। इट मीन पर बुलेट पॉइंट 1 मार्क। सिटी एक्सप्रेस एक इंटर सिटी पैसेंजर बस सर्विस है जो कि सिंध के 20 डिस्ट्रिक्ट में, 20 जिलों में ऑपरेट करती है। तो ये स्ट्रेंथ है सिटी एक्सप्रेस की, देयर रीच, मार्केट कवरेज, ये इनकी स्ट्रेंथ हो गई। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था, जब गवर्नमेंट ने इसको एक्सक्लूसिव रोड परमिट दिए थे टू ऑपरेट इन डिस्टेंट एरियाज ऑफ सिंध। ये भी स्ट्रेंथ है, ये भी उनके राइट्स है ना कि उन एरियाज में कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता। डिस्टेंट एरियाज ऑफ सिंध में एक्सक्लूसिव रोड परमिट्स हैं इनके पास, यानी उन रोड्स के ऊपर कोई और ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल सकती, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सीई एक इंस्टेंट सक्सेस बनी, वाइड कवरेज, लो टिकट प्राइसिंग, लार्ज फ्लीट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस। सारी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ तक सारी की सारी स्ट्रेंथ डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो वैसे तो 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन चलें 3-4 पॉइंट्स लेकर आएंगे। एनकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, ये अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध is considering to introduce a new intercity train service. Now this is a threat, ये threat है, ये threat है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो एक इंटरसिटी ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है। तो इंटरसिटी जब ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी तो दैट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सिटी एक्सप्रेस जो कि बस सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध has been providing subsidies, granting various tax exemption and promoting services of CE by extensive coverage in electronic and social media to encourage CE to operate in area with low profit margin. Now this is also a strength. ये भी नॉर्मली स्ट्रेंथ में काउंट होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स एग्जम्पशन दे रही है, तो इससे बिजनेस जो है उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। रूट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, ये वीकनेस है। बसेस डिपार्ट लेट, ये वीकनेस है। स्केड्यूल्ड आर कैंसल्ड, ये भी वीकनेस है। वो रूट जिन पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज दे रही है, उन रूट्स के अंदर बसेस लेट डिपार्ट करती हैं, टाइम टेबल स्केड्यूल फॉलो नहीं होता। सिटी एक्सप्रेस की मैनेजमेंट गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना चाह रही है टू रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फिक्सेशन ऑफ फेयर रेट टू काउंटर इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। सो दैट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी। वेल देखिए मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट को ना आप 2 हिस्सों में डाल सकते हैं। ये एंड, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एज वेल टू इंक्रीज देयर फ्यूचर, टू एक्सपैंड द बिजनेस इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ इट इज अ स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज हेल्पिंग यू इन कंट्रोलिंग योर कॉस्ट। तो बेसिकली एक पॉइंट को, और ये वीकनेस भी है बाय द वे, देखा जाए तो ये वीकनेस भी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। देखिए किसी एक पॉइंट को फ्रेम करने का तरीका बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटी, कुछ पॉइंट्स तो बड़े क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल वाइड एरिया कवरेज, ये क्लियरली स्ट्रेंथ है। लो टिकट प्राइसिंग, ये क्लियरली स्ट्रेंथ है। लार्ज फ्लीट ऑफ स्टेट, ये क्लियरली स्ट्रेंथ है। लेकिन कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करने का तरीका बताएगा। जी बिल्कुल, आप रीराइट करेंगे सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स में लिखेंगे आप सेंटेंसेस को। कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करने का तरीका बताएगा। अब जैसे इसके सोल्यूशन में उसने गवर्नमेंट सब्सिडी को एक थ्रेट कहा है, सॉरी वीकनेस कहा है। उसने इसको वीकनेस कहा है कि आप ओवरली डिपेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, आप ओवरली डिपेंड कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ भी है क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। इट इज हेल्पिंग यू इन कंट्रोलिंग योर कॉस्ट। आ रही है बात समझ में? तो आप एक पॉइंट को मल्टीपल डायमेंशंस में फ्रेम कर सकते हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ हाउ डू यू डिस्क्राइब इट। याद है बीएमबीएस में एक सवाल आया था ईट स्मार्ट का,
वो मिस्टर एंड मिसेस खान एक रेस्टोरेंट चलाते थे। वो आप में से किसी ने वो पेपर दिया था 2018 में, ऑटम 2018 बीएमबीएस में क्वेश्चन आया था, मिस्टर एंड मिसेस खान जो ईट स्मार्ट के नाम से एक लो कार्ब सैलड्स और एनर्जी ड्रिंक्स का रेस्टोरेंट चलाते थे। रिमेंबर दैट क्वेश्चन? एनीवन? किसी को वो सवाल याद है? किसी को वो क्वेश्चन याद? किसी ने 2018 में बीएमबीएस दिया था? अलीम को याद है। उस सवाल के अंदर ईट स्मार्ट की एक वीकनेस थी कि वो डाइनिंग सर्विस ऑफर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ टेक अवेज ऑफर कर रहे थे। उस क्वेश्चन के अंदर, ईट स्मार्ट के क्वेश्चन में, ये देयर वाज नो डाइनिंग। अब ये वीकनेस भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। ये वीकनेस भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। अभी डाइनिंग सर्विस ऑफर नहीं कर रहे, ये वीकनेस है। दे कैन ऑफर डाइनिंग सर्विस इन द फ्यूचर, ये अपॉर्चुनिटी है। राइट नाउ दे आर नॉट ऑफरिंग डाइनिंग सर्विस, ये उनकी वीकनेस है। राइट? हाँ एग्जैक्टली। 20 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ है, बट 9 रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। वेरी राइट। लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन केस में गिवन नहीं है, तो इसलिए आप इस पे नहीं जाएंगे। हमने केस में रह के इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है? आउटसाइड इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे केस से बाहर से ना लेके आए। अगर आप केस के बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, सो दैट माइट नॉट कास्ट अ गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। जो इन्फॉर्मेशन केस में गिवन है, अगर आप इसका सोल्यूशन देखें, लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। लेट्स लुक एट इट्स सोल्यूशन। So, exclusive road permits, large fleet, wide area coverage, low pricing, weakness देखें ना, reliance on government of Sindh for subsidy and tax exemption। अभी उसने यहाँ पे weakness बना दी उसकी। buses depart late, unprofitable routes, explore unexplored market। यस, अब देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटरसिटी ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने जा रही है, ये थ्रेट है। आप इंटरसिटी बस सर्विस स्टार्ट कर दें या इंटरसिटी ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर दें, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? इंटरसिटी या इंट्रा सिटी ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर दें, ये अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आप निगोशिएट कर रहे हैं फेयर को, अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने उन्हें कन्विंस कर लिया, तो डेफिनेटली दैट वुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, सी अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन को फ्रेम करना है आपने। हकीकतन ये होता है, एक नॉर्मली किसी भी सिनेरियो में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, उभर के आ रही होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, बड़ी उभर के आ रही होती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको फ्रेम करनी पड़ती है, वो आपको निकालनी पड़ती है। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आई सबको? Okay, that's great. Thank you very much. So this brings an end to our 4th chapter. नटशेल में हम लोगों ने 4th चैप्टर में गिनती की 3-4 बातें ही की, और वो 3-4 बातें इस पिरामिड के अंदर समराइज्ड हैं। तो बस आपने ये पिरामिड सामने रखना है 4th चैप्टर को रिव्यू करते हुए। रिसोर्सेस पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं एग्जांपल्स के साथ। कॉम्पिटेंस, कोर कॉम्पिटेंस, वैल्यू चेन, ये मिस कराएं यहाँ से। कंपैरेटिव एडवांटेज की आगे जाके बात करेंगे, एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की डेफिनेशन। तो ये पिरामिड जो है बेसिकली, तो 4th चैप्टर बड़ा हैंडी चैप्टर है, वेरी सिंपल चैप्टर, और इसको इसी अंदाज में आपने करना है जिस अंदाज में हमने इसे डिस्कस किया है इस पिरामिड को फॉलो करते हुए क्लास में। So you just need to follow this pyramid, and you just need to see that how this pyramid is going to work out in terms of evaluating the capability analysis of the organization. वो सॉर्ट का हिस्सा बन गया ना अल्टीमेटली। इसके एंड पे, सबके एंड पे सॉर्ट एनालिसिस आ गया ना। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बेसिकली पार्ट ऑफ सॉर्ट है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स बेसिकली आर पार्ट ऑफ सॉर्ट। तो आपने सॉर्ट पे फोकस करना है, सिर्फ रीडिंग कर लें उसकी, अदरवाइज सॉर्ट पे फोकस रखना है आपने। अल्टीमेट फोकस आपका सॉर्ट एनालिसिस है। ओके, तो इस चैप्टर में 2 मेन मॉडल्स हैं, वैल्यू चेन एंड सॉर्ट एनालिसिस। वी हैव 2 मेन मॉडल्स इन दिस चैप्टर, वैल्यू चेन एंड सॉर्ट एनालिसिस। और इन 2 मॉडल्स के अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है। सॉर्ट 2-3 दफा आ चुका पेपर में। सॉर्ट के भी जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लें। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, 2-3 सवाल इसके आप लोग करेंगे प्लीज, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो एक तो हमने वो सवाल किया था ना उसका, डायमंड मॉडल का, गटोनिया का, रिमेंबर दैट, गटोनिया। इसका पार्ट ए था डायमंड मॉडल अप्लाई करने, और इसका पार्ट बी था कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज
थ्रेट्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई, तो स्वॉट पूरा नहीं था, स्वॉट के दो हिस्से थे, स्वॉट के दो हिस्से थे, थ्रेट्स और वीकनेसेस को इवैल्यूएट करना था, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ चुका है, ये विंटर 19 का सवाल है, गर्टोनिया का, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम विंटर 19। इसका पार्ट ए हमने डिस्कस किया था, पार्ट बी आपके हवाले। क्योर लिमिटेड, ये बीएमबीएस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बीएमबीएस का सवाल है। क्योर लिमिटेड यार किसी ने बीएमबीएस का पेपर दिया हो, ये 2020 में आया था ये सवाल, 2020 के मार्च में गालिबन, सॉरी 2021 के मार्च में, 2021 के मार्च में किसी ने दिया बीएमबीएस पेपर 2021 के मार्च में। इसमें भी आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बताने थे, तो ये वाला क्वेश्चन याद होगा आपको। हाशिर याद है क्वेश्चन क्योर लिमिटेड का? यू मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन राइट? नहीं, एक मिनट, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कब आया था, लेट मी फिगर आउट। देखें ये सवाल कब आया था क्योर लिमिटेड का। SWOT एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा जी, समर 21, लेट मी चेक, एंड ऑटम 20, ये बीएमबीएस का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, ये सर मैं इन पूछना 21 में चाहूँगा आया था यार, स्वॉट ये देखें। एनालिसिस। जी जी बताएं, जी बोलें। सर स्वॉट एनालिसिस है प्रैक्टिकली ये कंपनीज में कहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये होता है बिल्कुल करंटली? बिल्कुल 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 होता है, डेफिनेटली नहीं, होता है। जैसे वीकनेसेस वीकनेसेस चेक करने के लिए एक तो टूल है कि वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ है, इसके बेनिफिट क्या होता है कंपनी को इससे? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, इसका फायदा अपना क्या होता है स्वॉट एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ एनालिसिस अप्लाई हाँ करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। जब ICAP ने हमें स्कीम भेजी ना आपकी इस पेपर की, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ICAP ने आपकी स्कीम, एक्चुअली SWOT एनालिसिस एक एनालिसिस टूल है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट टूल नहीं है। SWOT के बाद एक आती है कहानी, जिसे टोज मैट्रिक्स कहते हैं, टोज TOWS, टोज, तो SWOT से टोज निकलता है। अच्छा, जब स्कीम ऑफ स्टडीज ICAP ने भेजी, जब स्कीम ऑफ स्टडी हमें ICAP ने भेजी, तो मैं बड़ा खुश हुआ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि ICAP ने SPM में टोज ऐड कर दिया है, ICAP ने SPM में टोज ऐड कर दिया है। आई वॉज रियली हैप्पी, लेट मी ब्रिंग इट अप, SPM की स्कीम मैं जरा निकालूं। ओके, दिस इज CFAP 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये देखें here। मैं बड़ा खुश हुआ ये पढ़ के, मैं बड़ा खुश हुआ ये पढ़ के कि ICAP ने स्वॉट के साथ, चलो अच्छा किया कि टोज ऐड कर दिया, कि स्वॉट अधूरी कहानी है, कि सिर्फ मालूम करना है स्ट्रेंथ क्या है। इसका असल जो काम है ना, स्वॉट एक इनपुट है बेसिकली टोज की तरफ। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। स्वॉट को हम एज एन इनपुट यूज करते हैं टोज की तरफ। कैसे करते हैं, होता क्या है, हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इधर है स्ट्रेंथ लिस्टेड है, इधर है वीकनेसेस लिस्टेड है जो हमने कैलकुलेट अपना आइडेंटिफाई की है, इधर अपॉर्चुनिटीज हैं लिस्टेड है, इधर थ्रेट्स हैं और लिस्टेड है। इधर आती है SO स्ट्रेटजीज, इधर आती है ST स्ट्रेटजीज, इधर आती है WO स्ट्रेटजी और इधर आती है WT स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने ये बुक वाली मिसाल ही ले लें, जो अभी हमने किताब में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की मिसाल ली है, तो बुक वाली एग्जाम्पल ही ले लें, एग्जाम्पल ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब बेसिकली होता क्या है कि एक स्ट्रेंथ को, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, ये स्ट्रेंथ है, इसको यूज करें और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें। तो मेकिंग यूज ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज टू एक्सप्लोर अनटैप्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये SO स्ट्रेटजी बन गई। तो कंपनी बेसिकली सॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेटजीज बनाती है। खैर ये टोज हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये, और ये टेस्ट भी नहीं होना पेपर में, सिर्फ उसके आपके सिलेबस में उन्होंने इनिशियली दिया। मैंने खैर आया को ईमेल भी लिखी, फिर आई रोट देम एन ईमेल, आई आस्क्ड देम कैटेगोरिकली कि टोज आपने मेंशन किया है लेकिन किताब में नहीं है, तो क्या टोज एग्जामिनेबल है पेपर में? तो दे सेड नहीं है, टोज इज नॉट एग्जामिनेबल इन द पेपर। लेकिन जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ, किसने क्वेश्चन किया था, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ सका, हु पुट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने किया था शॉर्ट के ऊपर?
ओके, जुबैर ने किया था, थैंक यू जुबैर। सो जस्ट आंसरिंग योर क्वेरी, ये पर्पज है सॉर्ट। तो सॉर्ट आधी कहानी है बेसिकली, सॉर्ट पूरी कहानी नहीं है, सॉर्ट आधी कहानी है। सॉर्ट से आगे निकलती है टोज, सॉर्ट से आगे निकलता है टोज। और टोज मैट्रिक्स जो है वो फर्म्स इस्तेमाल करती हैं अपने ओवरऑल स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये है हमारा चैप्टर। और इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का आखिरी चैप्टर है, वो है कंपैटिटिव एडवांटेज, कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज। तो जब भी हमने 4 चैप्टर में पोर्शन स्किप किया है, वो पोर्शन अब कवर होगा कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज के अंदर, इन द 5th चैप्टर राइट हियर। तो व्हाट आर कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज, क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनमें फर्म्स के लिए क्या पॉजिटिविटीज होती हैं, क्या रोल होते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज। आज हम इस चैप्टर का माइंड मैप डिस्कस करेंगे क्विकली। इसे तफसील में इंशाल्लाह हम लोग कल लेके जाएंगे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू गेस्ट। तो आज हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे अपना सेशन। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, स्ट्रेटजी क्लॉक मॉडल एंड माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल। बड़ा हलवा सा चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर। कोलैबोरेशन वो उठा के आगे मार्केटिंग में ले गया है, ये वाला टॉपिक यहाँ से माइनस हो गया। तो इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, कंपैटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजी क्लॉक एंड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एंड फोकस। इस चैप्टर में हमने सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली ऑन 3 थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है हमारा 5th चैप्टर, इसे अगर हम स्टडी टेक्स्ट से भी देखें तो इस चैप्टर में हमारे पास कंपैटिटिव एडवांटेज की डिस्कशन है, क्लॉक मॉडल है और माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। इंशाल्लाह ये लेक्चर, ये वाला जो टॉपिक है, ये एक ही लेक्चर की मार है। अच्छा, कल मेरा इवनिंग में डिफेंस है मेरी पीएचडी का। कल आई एम डिफेंडिंग माय पीएचडी डिसर्टेशन, आई विल बी कंप्लीटिंग माय पीएचडी फॉर्मली टुमारो इंशाल्लाह। तो कल की जो क्लास है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वेदर आई एम एबल टू टेक इट और नॉट। थैंक यू वेरी मच आशिफ, जज़ाकल्लाह। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मैं डॉक्टर लग जाएगा नाम के साथ मेरे, बट अल्लाह ने चाहा तो पार्टी आपको इन पर्सन देंगे जनाब। जो लोग लाहौर में हैं वो इंशाल्लाह इन पर्सन पार्टी करेंगे। बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी ऑनलाइन स्टूडेंट से कहा था कि लेट्स हैव अ गेट टुगेदर। तो अगर वी विल सी कि इसको हम कैसे देखते हैं, इसकी लॉजिस्टिक्स करते हैं। नहीं है तो लाहौर में, लम्स, मेरी पीएचडी लम्स से है एक्चुअली, आई स्टडीड फ्रॉम लम्स। तो है इधर ही, लेकिन है इवनिंग टाइम में, और उसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ फैमिली कमिटमेंट। सो आई वुड सी। तो अगर अगर इन केस कल मैं ना अवेलेबल हो सका तो फिर हम ये सेशन अपना करेंगे वीकेंड पे, ठीक है। हम इस सेशन को अपना वीकेंड पे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ट्रीट इंशाल्लाह जरूर दूंगा आपको, दैट्स अ प्रॉमिस, दैट्स अ प्रॉमिस। एक अच्छी सी ट्रीट दूंगा, बस अल्लाह ताला खैर करे। और पब्लिक डिफेंस है तो बस खैर वाफियत से हो जाए। एंड तो आपको याद होगा जब जब बीएमबीएस आप लोग पढ़ रहे थे मुझसे, सो मैनी थी, तो ये तब का मेरी पीएचडी स्टार्ट हुई है। लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ 4.5 years। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैंने शायद तब भी कभी क्लास में बताया होगा डेफिनेटली कि मेरी पीएचडी चल रही है और कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। तो वो कभी ना कभी कल है एक्चुअली। तो हाँ जी, जी 4.5 years। मेरा एरिया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोर एरिया मेरा। आपकी किताब का जो आपकी किताब का जो कौन सा 9वां चैप्टर है ना, ये बेसिकली मेरा पीएचडी है पूरा हेयर। ये ऑपरेशंस का पूरा चैप्टर है आपका, ये बिजनेस ऑपरेशन, इस एरिया में पीएचडी है मेरी। चले, वी विल सी। अदरवाइज हमारा फ्लो बिल्कुल सही जा रहा है, तो इंशाल्लाह हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा क्लास की, हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक में रेगुलर क्लास कर लेंगे, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि हमारी जो स्पीड और डिस्कशन है, वैसे भी लास्ट वीक हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली थी, तो वी कैन सी, ठीक है, वी कैन सी। नहीं, सिलेबस हमारा इंशाल्लाह टाइम पे कवर होगा। टाइम है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को इंशाल्लाह सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि कल का क्या स्केड्यूल है। तो हो सकता है कल हम क्लास कर ही लें, पॉसिबिलिटी इज देयर कि हम लोग कल क्लास कर लें। डोंट वरी, व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन मैं आपको टाइमली इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलें, ग्रेट।
आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर नेक्स्ट मीटिंग में। आज के लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे, वैल्यू चेन की प्रैक्टिस की है हमने, और मेन लर्निंग आउटकम है आज का हमारा सॉर्ट एनालिसिस। तो अगर वैल्यू चेन को भी ऐड कर लें तो वैल्यू चेन की प्रैक्टिस और सॉर्ट एनालिसिस, ये 2 एलओज हैं हमारे आज के, और इसके ऊपर आपको मैंने रेलिवेंट क्वेश्चन दे दिए। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर लेट हुआ। हाँ चलिए ठीक, अच्छा अच्छा, इफ पॉसिबल तो हम कल लेट शुरू कर सकते हैं, लाइक हम 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट कर लें। फिर हाशिर मार्क हो जाएंगे, मैं आज रात को इंशाल्लाह मार्क कर दूंगा, अदरवाइज कल सुबह मार्क कर दूंगा, डोंट वरी। अगर हम थोड़ा लेट शुरू कर लें लाइक 9:30 पे लेट्स से, ठीक है, चलिए ये भी एक ऑप्शन रखें ज़हन में। मैं फिर भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल टाइमली, डोंट वरी, ठीक है, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू टाइमली, ठीक है। मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर होती मुलाकात। एंड आई रियली नीड योर प्रेयर्स, डू प्रे फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।